फ्रेंड्स, आप सभी का अल्फा टेक्नो एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में गुप्ता रूलर्स का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा और इन्होंने किस प्रकार से सुख और समृद्धि को उत्तर प्रदेश के साम्राज्य में फैलाया था। इस दौरान जो फायन आया था उन्होंने बड़ा ही अच्छे से डिस्क्रिप्शन किया था। उत्तर प्रदेश के गुप्ता रूलर्स में ये मुख्य चंद्रगुप्त सेकंड के दौरान जो है कि उत्तर प्रदेश में फायन भारत आए थे। तो लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे लेकिन ये जो प्रॉस्पेरिटी थी जो उत्तर प्रदेश की, एक लंबे समय तक नहीं रह पाई। क्योंकि क्या हुआ, जो 484 एडी में जो वाइट हून्स थे उन्होंने जो है कि वेस्ट उत्तर प्रदेश पर अटैक कर दिया था। जो वाइट हून्स हैं जो गुप्ता रूलर्स पर अटैक कर दिया था। ये ध्यान रखिएगा, जो इसकी लीडरशिप किसकी थी, जो कि वेस्ट में जब उन्होंने हून्स ने टोरमन और मेहरकुल के दौरान में अटैक किया था गुप्ता रूलर्स पर। तो इस टाइम गुप्ता रूलर्स कमज़ोर हो चुके थे और क्योंकि कई इंडिपेंडेंट राजा भी इनकी डायनेस्टी में होने लगे थे। इसके बाद आप देखिए, उन्होंने हूंसों ने कहाँ कहाँ अटैक किया, मथुरा पे भी अटैक किया, कंजौर और कौशाम्बी को भी, इन जो कि ये अपने जो कि चरम सीमा पे थी, उत्कर्ष पे थी, इन सिटियों को उन्होंने बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। और इसी दौरान जो पार्वती गुप्ता थे जो कि पाटलिपुत्र के किंग राजा थे, वो भी इन हूणों के आक्रमण से गुप्ता शासन को नहीं बचा पाए। तो इस प्रकार गुप्ता शासन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था हूणों के शासन से। और हूणों का शासन जो है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आपका स्थापित हो चुका था। तो इस टाइम आप ध्यान रखिएगा कि ये जो कौन सी इस समय में हूणों का उत्तर प्रदेश पर अटैक हुआ था, ये 484 ईडी में हुआ था। इस दौरान जो है कि स्कंदगुप्त थे, वो गुप्ता के रूलर्स थे। इसके बाद क्या होता है, जब हूणों का जो शासन हो जाता है, लेकिन इसी दौरान जो कि ये आप देखिए, राजा का नाम ध्यान रखिएगा, इसकी डायनेस्टी ध्यान रखिएगा, जो मौखरियंस डायनेस्टी है, इसकी राजा हैं आपके इंसान बर्मन एम्पर। इन्होंने हूणों को उत्तर प्रदेश से निकाल दिया था, भारत से, वेस्टर्न या कह सकते हैं वेस्टर्न इंडिया से निकाल दिया था। और इन्हीं राजा ने अब देखिए ये कन्नौज सिटी को स्थापित कर दिया था। अब देखिए, आप पहले आपको इस कन्नौज सिटी का नाम बिल्कुल नहीं आया होगा, लेकिन अभी कन्नौज सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी रहेगी आपकी। 500 कॉमन एरा से 1000 कॉमन एरा तक कन्नौज का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री में ही नहीं बल्कि भारत की हिस्ट्री में भी। तो आपको ध्यान रखिए, कन्नौज को स्थापित आपका राजे हैं ये मौर्यवती इंसान बर्मन हैं, इनकी डायनेस्टी आपकी मौखरियंस है। अच्छा, ये माना जाता है कि कन्नौज को क्यों दोबारा से इमर्ज हुई थी। ये माना जाता है कि 500 BC के बाद जो है कि ट्रेडों में ये जो व्यापार होते थे उनमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका था। और जो सिक्के थे, सिक्कों का यूज कम होने लगा था। बशर्ते गुप्ता रूलर्सों ने तो जो है कि कंटेनमेंट यानी कि इम्प्योर गोल्ड यूज करना शुरू कर दिया था अपनी करेंसी के रूप में। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से जो लोगों को पे किया जाने लगा था वो सिर्फ लैंड के रूप में किया जाने लगा था, कि लैंड ग्रांट मिलते थे इन लोगों को, या जैसे कि आपके मिलिट्री के लोग हों या आपके कोई भी पब्लिक सर्वेंट्स हों, तो इन सभी को लैंड के रूप में ग्रांट मिलता था, उसी से उनकी सैलरी दी जाती थी। लेकिन तो आप देखोगे कन्नौज जो है कि गंगा यमुना के दोआब पे पड़ती है, तो वहाँ से इस प्रकार के शासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना बड़ा आसान था, जिसमें आपका जो पूरा प्रशासन आपके लैंड ग्रांटों पर निर्भर करता हो, यहाँ पर करेंसी का यूज बहुत कम हो गया हो। तो इस प्रकार से कन्नौज एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी इमर्ज हुई है 500 से 1000 कॉमन एरा के दौरान। इसके बाद देखते हैं हम कि इस कन्नौज पर और किस राजाओं ने शासन किया। तो हम देखते हैं यहाँ पर मुखरियंस ने शासन किया। इसके बाद जो कि लेटर ऑन हर्षवर्धन थे, जो कि आपके ये थे कहाँ के राजा थे, ये थनेश्वर के किंग थे। तो उन्होंने क्या किया, जो थनेश्वर की डायनेस्टी थी और कन्नौज की डायनेस्टी थी, दोनों ने अपनी मित्रता की, और सभी की उस टाइम डिजायर रहती थी कि वो जो है कि कन्नौज को रूल करें। तो इस प्रकार से जो राजा हर्ष थे, उन्होंने 606 से 647 ईस्वी तक, जैसा कि मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, उन्होंने यहाँ पर शासन किया था राजा हर्ष ने। इसी दौरान चाइनीज ट्रैवलर थे जो कि हुएन सांग भी हर्ष के साम्राज्य को विजिट करने आया था। हुएन मुख्य रूप से नालंदा में स्टडी करने आए थे बुद्धिज्म की, और उन्होंने इसी दौरान भारत का भ्रमण भी किया था। और इसी के दौरान हम यदि हर्ष राजा की हिस्ट्री देखनी है, तो इसी दौरान जो बाणभट्ट कवि थे वो भी हर्ष के कवि थे। इन्होंने
हर्षचरित्र नामक एक बुक लिखी है, उसमें भी बहुत अच्छा खासा हर्ष के नाम का डिस्क्रिप्शन है। और ये जो है कि माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में हर्ष ही आखिरी राजा थे, जो हिंदू राजा थे, जिन्होंने एक अच्छे बड़े साम्राज्य पे उत्तर प्रदेश में शासन किया था। इसके बाद हर्ष की डेथ के बाद जो कि 8वीं सेंचुरी में हर्ष की डेथ हो गई थी, 8th सेंचुरी में। उसके बाद जो आप ध्यान रखिए यशोवर्मन थे, जो यशोवर्मन हैं उन्होंने कन्नौज पर रूल किया। अब आप यहाँ देखिए कि इसी दौरान अब भारत पे हुड़ तो चले गए थे, अब अरबों का अटैक शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे यशोवर्मन और ललितादित्य मुखापीठ जो कि कश्मीर के राजा थे, दोनों ने एक अलायंस कर लिया और अरबों के अटैक को अच्छी तरह से डिफेंड किया। तो माना जाता उस टाइम जो बहुत ज़्यादा फियर था लोगों में अरबों का, क्योंकि अरबों ने उधर जो है कि वेस्टर्न इंडिया से उधर अफ़गानिस्तान के एरिया में, पूरी चाइना से तुर्कमेनिस्तान और यहाँ तक कि उन्होंने जो कारबोड़ा सिटी थी स्पेन की, वहाँ तक अपना साम्राज्य फैला दिया था। तो अरबों का एक बहुत बड़ा भय बन चुका था। लेकिन इंडिया के जो यशोवर्मन हैं और ललितादित्य मुक्तापीठ हैं, इन्होंने अच्छे से भारत को डिफेंड किया। लेकिन इनके बाद क्या होता है, जो इनके सक्सेसर रहते हैं, यानी उनके जो राजा रहते हैं बाद के राजा मुक्तापीठ और यशोवर्मन, वो अलायंस में नहीं रह पाते। जब लोग अलायंस में नहीं रह पाएंगे तो उनकी कमज़ोरी बन जाएगी। तो इसके बाद क्या होता है, उनके जो सक्सेसर हैं इन पर जो है कि, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे अरबों ने तो अब शासन नहीं किया है, लेकिन यहाँ बंगाल के जो पाल राजा हैं, पाल नरेश हैं जो बंगाल के, और राष्ट्रकूट सम्राट हैं महाराष्ट्र के, इन्होंने जो है कि कन्नौज पर अटैक कर दिया। तो यहाँ देखेंगे अब क्या हुआ, जो कन्नौज का जो है कि फॉल हो गया और जो है कि कन्नौज पे जो है कि युद्ध होने लगे। तो यहाँ फिर से आप ध्यान रखिएगा, यहाँ अब तीन जो है कि डायनेस्टियों का कन्नौज पर लड़ाई रहती है, जिसको भारत के इतिहास में ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल भी कहा जाता है, कि 3 पार्टियों ने कन्नौज पर रूल करने के लिए स्ट्रगल किया। वो आपको ध्यान रखिएगा वो कौन कौन सी हैं। पहले वो आपकी पालाच और बंगाल हैं, बंगाल के पाल्स हैं, और जो ये आपके ईस्टर्न इंडिया के हो गए राष्ट्रकूट ऑफ साउथ इंडिया के राष्ट्रकूट हो जाते हैं, और जो गुर्जर प्रत्यार्ष होते हैं वो वेस्टर्न इंडिया के हो जाते हैं। ये 3 शासक होते हैं जो कन्नौज पर हमेशा राज्य करना चाहते हैं, उनमें दोनों में हमेशा युद्ध चलता रहता है। लेकिन इसी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि तीनों राजा आपस में संधि में नहीं रहते हैं, जो महमूद गजनबी हैं उन्होंने 1018 से 1019 में भारत पर अटैक कर दिया, और इस अटैक को जो गुर्जर प्रत्यार्ष हैं जो वेस्टर्न इंडिया के, वो संभाल नहीं सके। लेकिन समय अनुसार जो जीजक भुक्ति के शासक थे, जीजक भुक्ति कह सकते हैं, जो बुंदेलखंड के शासक थे, उन्होंने महमूद गजनबी के आक्रमण को रोक लिया था, क्योंकि वो उनका एक फोर्ट कालिंजर में बना हुआ था। देखो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कालिंजर का फोर्ट की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कितनी थी, मैं आपको इसको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से 3 जो के शासकों का कन्नौज के ऊपर अच्छा खासा स्ट्रगल रहा था। और गुर्जर प्रत्यार्ष के बारे में माना जाता है कि वो गुर्जर प्रत्यार्ष जो वेस्टर्न इंडिया के, तो बहुत ही ब्रेव थे, लिटरेचर आर्ट उनको बहुत पसंद थी। उसके जो मुख्यतः राजा रहे हैं उनको आप नाम ध्यान रखिएगा, मिहिर भोज हैं, महिपाल हैं और महेंद्रपाल हैं जी, ये उनके फेमस किंग रहे हैं। उन्होंने मुल्तान तक शासन किया है, मुल्तान तक, सौराष्ट्र जो कि ये तो आज के भारत में ही पड़ता है, और ईस्ट में इन्होंने बिहार तक और विंध्याचल के माउंटेन्स पर पूरा शासन किया था। तो इसके बाद जो कि प्रत्याहारों का जो कि पतन हो जाता है, फिर दोबारा से जो है कि उत्तर प्रदेश में अनार्की आ जाती है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर का शासन नहीं रहता है। इसके बाद फिर से अब यहाँ पर फिर आपको 2 डायनेस्टी का ध्यान रखना है, जो प्रत्याहार जो ख़त्म हो जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में फिर से जो कि 2 डायनेस्टी इमर्ज होती हैं। इसमें एक डायनेस्टी आपकी चंदेला होते हैं, चंदेल डायनेस्टी है जो महुआ की, इन्होंने 400 साल तक राज किया था, 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक। मैं आपको पहले भी एक वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूँ। इन्होंने जो है कि खजुराहो के फेमस टेम्पल भी बनवाए थे। चंदेलों की जो है कि कहाँ शासन रहा था, पहले उन्होंने खजुराहो में रखी अपनी कैपिटल, उसके बाद उन्होंने कालिंजर में अपनी कैपिटल रखी थी, तो और जो कि आज के बांदा में पड़ता है। ऐसा कि मैं पहले वीडियो में ऐसा कुछ बता चुका हूँ। दूसरी इसकी मैं आपको डायनेस्टीज़ का ध्यान रखनी है, मुख्य डायनेस्टी है ये भी, वो गहरवारों की है। तो 2 डायनेस्टी आपकी चंदेला डायनेस्टी हो गई और गहरवार डायनेस्टी हो गई। तो लेकिन इसी के दौरान पीस एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश हुई थी रीजन में, लेकिन
जो कि गहरवार डायनेस्टी के 2 राजाओं को मुख्य ध्यान रखा जाता है उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री में। गोविंद चंद है जो 1104 से 1154 है, और जो जयचंद है 1170 से 1193 तक इन्होंने शासन किया था। लेकिन ये जो कि गहरवार रूलर थे, लेकिन जो जयचंद हैं इन्होंने अपना विजन, इनका शॉर्ट साइटेडनेस थी, यानी विजन इनका बहुत ज़्यादा तेज नहीं था। तो इन्होंने जो है कि जब मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में भारत पर अटैक किया था, तो जो है कि जयचंद ने इनका साथ नहीं दिया था। इस कारण जो है कि पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। लेकिन शॉर्ट साइड इसलिए कहा जाता है इनको जयचंद को, क्योंकि बाद में जयचंद को भी इटावा में नेक्स्ट ईयर इनकी भी हत्या कर दी गई थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मगध मध्य प्रदेश है, अब जो है कि किसके कंट्रोल में चला गया, अब वो तुर्कों के कंट्रोल में चला जाता है 1194 में। जो मोहम्मद गौरी वापस चला जाता है, लेकिन वो अपने एक स्लेव को, इसलिए स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है सल्तनत को। स्लेव जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको 1206 में यहाँ का शासन संभालता है, क्योंकि वो पहले तो स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का, लेकिन उसने बाद में अपने आप को एक यहाँ का खुद का एक सेल्फ राजा डिक्लेयर कर दिया था 1206 ईस्वी में, और उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था और स्लेव डायनेस्टी की यहाँ पर स्थापना हो गई थी। इस प्रकार से यहाँ पर सल्तनत चलती है उत्तर प्रदेश में, जिसका भी शासन 1500 ईस्वी तक रहा है। और यहाँ पर खिलजी और तुगलकों का मुख्य रूप से शासन रहा है। और अब आप देखो कि कन्नौज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, दिल्ली की इंपॉर्टेंस पूरी तरह से बढ़ जाती है। यहाँ पे जो है कि इन्हीं राजाओं का शासन फिर रह जाता है। इस प्रकार से हम उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री में 13th और 14th सेंचुरी तक पहुंच गए हैं, और इसके आगे की हिस्ट्री के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, और यदि आप नेक्स्ट वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।